किसी देश का बँट जाना कोई मामूली घटना नहीं होती है। बँटवारे के दंश को भूलना एकदम ही आसान नहीं है और तब तक इस दंश को नहीं भुलाया जा सकता है, जब तक बँटवारे की निशानियाँ हमारे सामने हैं। भला हम भारत के बँटवारे को कैसे भूल सकते हैं, जब तक हमारे सामने पाकिस्तान और बांग्लादेश नामक 2 ऐसे स्टेट, फुल फंक्शनिंग स्टेट हमारे सामने जीते जागते हों। जब तक पाकिस्तान और बांग्लादेश का भारत में विलय नहीं हो जाता, विभाजन के दंश को हम नहीं भूल सकते। 15 अगस्त 1947 को जो कुछ भी हुआ उसे इतिहास में चाहे जिस किसी भी नाम से दर्ज किया गया हो, लेकिन उसे हम जानते हैं भारत के विभाजन की त्रासदी के रूप में। जो विभीषिका महीनों तक चली इस विभाजन के पहले और बाद में भी, उस विभीषिका को उस समय की जनसंख्या ने सीने पर पत्थर रख करके एक बुरा स्वप्न समझ करके भुलाने का प्रयास किया, इस आशा में कि चलो अंग्रेज रूपी बंदर और गांधी और जिन्ना रूपी लोगों के कारण इस विभाजन के दंश को हम कुछ समय तक झेलते हैं। इतने दर्द को भी भुला देने को तैयार थे, लेकिन वो दर्द कोई भूलने वाला दर्द नहीं था, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे नरसंहार के मंजर खड़े किए थे जिनको आज भी दोहराना आसान नहीं है। कलम के लिए लिखना आसान नहीं है, फिल्म के लिए फिल्माना आसान नहीं है, लेकिन इतिहास में उस त्रासदी को भुला करके आज़ादी का जश्न का नाम दे दिया गया। फिर भी लोगों ने सीने पर पत्थर इस आशा में रखा कि आज नहीं तो कल इस कत्लेआम, इस नरसंहार की कहानी को, उस दंश को हम भारत के फिर से एक विस्तृत भारतवर्ष बन जाने पर जरूर भूल जाएंगे। और कम भूले या ना भूले, कम से कम उस प्रयास को हम करते रहेंगे कि भारत फिर से एक विस्तृत भारतवर्ष बन जाए। लेकिन वो घटना जो आज से 77 वर्ष पहले घटी थी, आज भी हमारे सामने वैसे ही जीवंत है, क्योंकि आज पाकिस्तान और बांग्लादेश एक रियलिटी है हमारे सामने। फिर उन लोगों का क्या हुआ जिन लोगों ने भारत के विभाजन को निरस्त करने के लिए अपने जीवन को राष्ट्र के यज्ञ में समर्पित कर दिया। उनकी कहानी को हम जानेंगे, लेकिन उसके पहले हमें उस पृष्ठभूमि को समझना होगा। मित्रों, मैं शिवचरण सिंह आपका स्वागत करता हूं नाथूराम गोडसे, एक नायक की कहानी जिसे इतिहास ने खलनायक लिखा, श्रृंखला की इस पहली कड़ी में। हम जानेंगे कि नाथूराम गोडसे और उनके साथियों ने जो स्वप्न देखा था कि भारत को फिर से एक विस्तृत भारतवर्ष यानी विभाजन को निरस्त करने का स्वप्न, उन्होंने अपने उस स्वप्न की बजाय एक ऐसा कदम क्यों कर उठाया जिस कदम ने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के एक ऐसे हाशिए पर रख दिया जहां पाठ्य पुस्तकों में नाथूराम गोडसे को इतिहास ने खलनायक बताया। उनके नायकत्व को बहुत ही तरीके से साजिश और कॉन्स्पिरेसी के साथ कहीं छुपा दिया गया। इसकी एक पृष्ठभूमि है। ये श्रृंखला तो है नाथूराम गोडसे के ऊपर, लेकिन पृष्ठभूमि को जाने बिना हम नाथूराम गोडसे की कहानी, क्योंकि उस पृष्ठभूमि में ही नाथूराम गोडसे की कहानी के जन्म की कहानी है। 15 अगस्त 1947 को देश को बांटने के बाद अंग्रेजों की मध्यस्थता में यह तय हुआ था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज का बंटवारा होना है, उसकी कुछ शर्तें होंगी, कुछ तरीके होंगे। उन्हीं तरीकों में से एक तरीका था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वॉल्ट में उस समय 375 करोड़ रुपए थे, उनमें से 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए जाने थे, 20 करोड़ रुपए दे दिए गए थे, 55 करोड़ बाकी था, उसे भी अलग अलग समय पर दिया जाना तय था। लेकिन इस बीच में एक और घटना भारत में घट रही थी, यानी देशी रियासतों के बीच में अंग्रेजों का दिया हुआ वो ऑप्शन कि चाहे तो वो भारत में विलय कर ले या फिर पाकिस्तान में, या फिर वे अपने इंडिपेंडेंट स्टेटस में भी रह सकते हैं। इस मामले में बाकी सारे रियासतों की चर्चा हम नहीं करेंगे, अभी हम चर्चा करेंगे कश्मीर की। कश्मीर का राजा था हरि सिंह। हरि सिंह ने बहुत ही चालाकी से चुप्पी साध रखी थी, जबकि माउंटबेटन चाहता था कि कश्मीर पाकिस्तान में मिल जाए, क्योंकि वहां की बहुसंख्यक आबादी मुसलमान थी। लेकिन हरि सिंह अभी किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले तमाम तरह की गोटियों को देख रहा था।
इस बीच में जिन्ना का जो उतावलापना है, उसने सब कुछ एक तरह से कहें उलट-पुलट करके रख दिया। 15 अगस्त को बीते अभी 2 महीने भी नहीं हुए थे कि जिन्ना ने पाकिस्तानी फौजियों को कबालियों के ड्रेस में कश्मीर पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। उन 2 रास्तों से कश्मीर को वास्तव में 3 रास्ते जोड़ते थे घाटी को बाकी के क्षेत्रों से। 2 रास्ते पाकिस्तान से होकर के जाते थे और एक रास्ता भारत की ओर से। जिन्ना ने पाकिस्तान की ओर से जाने वाले दोनों रास्तों पर अपने सैनिकों को एक कबीलाई ड्रेस पहना करके भेज दिया। वे वहां जाकर के कत्लो गारत मचाने लगे। उनका मुख्य उद्देश्य था हरि सिंह को आतंकित करके कश्मीर को हथिया लेना, कब्जा लेना। लेकिन इस बीच में उन्होंने पिक एंड चूज करना नहीं छोड़ा। उन्हें मालूम था कि वे मुसलमान हैं। मुसलमान कौन होते हैं? जो कुरान को मानते हैं। कुरान कौन से लोग मानते हैं? जो इस्लाम को मानते हैं। कुरान और इस्लाम किसकी देन है? जो मुहम्मद को मानते हैं। यानी जिहाद के अनुसार उन लोगों ने चुन चुन करके नॉन मुस्लिम्स को मारना शुरू कर दिया। और जब 26 अक्टूबर 1947 को बारामूला पहुंचते हैं तो वहां पर ठीक वैसा ही नरसंहार का मंजर खड़ा कर देते हैं जैसा पाकिस्तान में हुआ था। लेकिन पाकिस्तान में तो वहां पर स्थानीय लोग पुलिस और प्रशासन की सहायता से नरसंहार और कत्लेआम मचा रही थी। यहाँ तो सीधे फौजी थे। उनके सामने तो सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य था, कश्मीर को हथियाना और हरि सिंह को आतंकित करना। अभी तक हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय के उपकरण के साथ वो चुपचाप बैठा हुआ था। समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या, क्योंकि वो जानता था कि माउंटबेटन की मर्जी क्या है, वो जानता था जिन्ना की मर्जी क्या है, और वो ये भी जानता था कि भारत में सरदार पटेल की मर्जी क्या है। लेकिन जब बारामूला में, जहां पर विशेष करके यूरोपियों की जनसंख्या बहुत अधिक थी, कत्लेआम मचा, तब हरि सिंह के पास वो चुपचाप वेट एंड वॉच का समय नहीं रह गया। हरि सिंह ने तत्काल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को जो है भारत में विलय करने के पक्ष में यहाँ भेज दिया। और सरदार पटेल, अभी तक ये नेहरू और पटेल कह लें, ये इन्होंने कहा कि हम भी वेट एंड वॉच करेंगे, जब तक तुम हमसे मिलोगे नहीं तब तक हम तुम्हें सैनिक सहायता पहुंचाएंगे नहीं। जैसे ही हरि सिंह ने भारत में विलय की घोषणा की, ठीक वैसे ही भारतीय फौज जो लगभग रेडीनेस में थी वो कश्मीर जाती है और कबीलियाओं से उनकी लड़ाई का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। अब सवाल यह है कि इस बीच में जो वहाँ का जो कश्मीर का टेरेन जो आज भी बहुत खतरनाक है, आज भी हमारे सैनिकों को इतनी आधुनिक सुविधाओं होने के बाद भी आसान नहीं होता उनसे मुकाबला करना। तो उन दिनों तो सुविधाएं भी कम थी और वे जो इलाके हैं भौगोलिक रूप से उतने आज से भी अधिक सघन थे। ऐसे में संघर्ष लंबा चलना तय था। यानी 26 अक्टूबर 1947 से लेकर के नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी 1948 तक भी कश्मीर की समस्या जो है, जो संघर्ष वाली जो सिनारियो थी, वो बदस्तूर जारी थी। ऐसे में एक व्यक्ति जो दिल्ली में बैठा हुआ था, जिसने अभी अभी 3-4 महीने पहले इतना बड़ा ऐतिहासिक खुराफात किया था, भारत के विभाजन को कराने में अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी माउंटबेटन और नेहरू और जिन्ना के बाद, या उनसे भी पहले, वो था गांधी। अब उसकी मन में एक और बार बहुत बड़ा महामानव बन करके पाकिस्तान जाने की महत्वाकांक्षा जाग गई। उसने अपने एजेंट्स के माध्यम से जिन्ना तक खबर भिजवाई कि मुझे पाकिस्तान आना है। जिन्ना ने कहा मोस्ट वेलकम, हम दोनों बाहों को फैला करके तुम्हारा स्वागत करेंगे। तब गांधी ने कहा कि ठीक है, स्वागत करो। तब जिन्ना ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं, तुम्हें हमारी भी कुछ बातें माननी होंगी। इस बीच में नेहरू और पटेल ने स्पष्ट रूप से कह दिया। पटेल ने तो बहुत ही सख्त लहजे में कहा, नेहरू ने थोड़ी स्पष्टता से कहा कि कश्मीर में इस तरह के इनकर्शंस को रोको और तब बात करो 55 करोड़ रुपए की। और पटेल ने कहा कि नहीं, हम अपने ही लोगों पर हमला करने के लिए तुम्हें हम आर्थिक सहायता नहीं दे सकते हैं। वो शर्त वर्त गई भाड़ में। लेकिन जिन्ना ने गांधी को कहा कि गांधी की चाबी घुमाऊंगा, गांधी जो है नेहरू और पटेल की चाबी घुमाएगा और हमें पैसा मिल जाएगा। तो उसने स्पष्ट रूप से कहा, हमें 55 करोड़ दिलवा दो। दिल्ली में जो मस्जिदें खाली थी जिनमें हिंदू शरणार्थी रह रहे थे, उनसे खाली करवा दो और फिर ले लो, आ जाओ, लाहौर से आ जाओ, कहीं से चले आओ, तुम्हारी मर्जी, जैसे चले आओ, तुम्हारा मैं दोनों बाहों को फैला करके स्वागत करूंगा। हमारी पुरानी मित्रता फिर से जाग उठेगी।
अब सवाल था कि गांधी करे तो क्या करे। सीधे अगर वो जाकर के अनशन शुरू कर देता अपनी मांगों को लेकर के, तो फिर उसे इस बात का अंदेशा था कि बदले हुए समय में कहीं ऐसा ना हो कि लोगों का आक्रोश हमारे ऊपर हावी हो जाए। और आक्रोश क्यों नहीं होगा। आपको मैं बता दूं कि दिल्ली में उस समय जो मस्जिदों के अंदर में लोग आकर के रह रहे थे, वे मस्जिदें या वे इस्लामी इमारतें जो या तो मुसलमानों ने खाली करके पाकिस्तान जाना तय किया था, या वैसी बड़ी बड़ी इमारतें जो खाली पड़ी थी और इसलिए वहाँ कोई नहीं आ रहा था क्योंकि वो वे दिन बड़े ही संवेदनशील थे दिल्ली में। और कैसे लोग रह रहे थे। बारिश का मौसम, अपने लोगों को खो करके, अपने जीवन भर की कमाई चल अचल संपत्ति को खो करके, और सिर्फ अपने लोगों को यूं ही खो करके नहीं, एक ऐसे खतरनाक मंजर को देख करके वे आ रहे थे जहां महिलाओं की अस्मतें ऐसे लूटी जा रही थी जो नृशंसता और क्रूरता को भी लजा दे, क्योंकि वो इस्लामी मंजर था। वो कुरान में मोहम्मद के द्वारा डिक्टेट किया हुआ वो मंजर था। उस मंजर को देख करके लूटे पीटे, सब कुछ खोकर गंवा करके आए हुए लोग वहां पर शरण लिए हुए थे। उनको अगर कोई अचानक कहे कि तुम्हें सब कुछ खाली करके जहां मरना है, डूब मरना है, चले जाओ, उन पे क्या बीतने वाली थी। लोगों में जबरदस्त आक्रोश था। अब गांधी को लगा कि मैं क्या करूं भाई, क्योंकि उससे तो मूलतः यही दो डिमांड रखने थे, 55 करोड़ रुपए और दिल्ली से मुसलमानी प्रॉपर्टीज से हिंदुओं को बाहर खदेड़ना। लेकिन सवाल है कि सीधे वो कह नहीं सकता था इस बात को, तो उसने सोचा। और इस बीच में एक और बड़ी खतरनाक घटना घट रही थी। गांधी, जिसने इतना खतरनाक, एक ऐतिहासिक, जिसे कह सकते हैं ब्लंडर वंडर तो सब छोटे शब्द हैं, एक ऐसी त्रासदी को अंजाम दिया था गांधी ने, जिसके बाद वहां से जो लोग यहां आए थे और जिनकी स्थिति यह थी कि अगर उन्हें कुछ खाने को भी दिया जाता तो उस खाने में उन्हें किसी पानी की जरूरत नहीं पड़ती। उनके शरीर में आंसुओं की ऐसी झरी थी अपने प्रियजनों को खोने के बाद। वे उस मंजर को याद करते तो खा नहीं पाते। खाना उनके लिए एक व्यवस्था थी क्योंकि जीवित रहना था, या कुछ लोग खाना चाहते भी थे तो उन्हें ढंग से मिल नहीं पाता था। राजसी जीवन जी करके आ करके इस तरह के शरणार्थी कैंपों में ठोकर खा रहे लोग जब गांधी की इस बात को सुन रहे थे कि गांधी अब इस बात पे आमादा है कि जो लोग पाकिस्तान से आए थे उन्हें पाकिस्तान वापस भेजा जाएगा, क्योंकि गांधी कह रहा था तुम्हें चल जाना चाहिए, मुसलमान अगर तुम्हें मारते हैं तो उनके सामने सरेंडर कर दो, मर जाओ, क्योंकि तुम जब उनके सामने मरने के लिए तैयार हो जाओगे तो उनके अंदर की जो मानवता है वो जागृत हो जाएगी। गांधी जो मोहम्मद की काफ़ी प्रशंसा कर चुका था, वो मोहम्मद को नहीं समझता था, क्योंकि मोहम्मद के अंदर मानवता थी ही नहीं, क्रूरता के सिवा, नृशंसता के सिवा कुछ थी ही नहीं। ऐसे में इन लोगों का आक्रोश और भी परवान चढ़ा हुआ। तब गांधी ने 12 जनवरी 1948 को माउंटबेटन से मिल करके एक योजना बनाई। माउंटबेटन ने भी कहा ये तो सरासर गलत बात है भाई, नेहरू और पटेल को ये नैतिक अधिकार नहीं है कि पाकिस्तान का 55 करोड़ रुपए रोके, क्योंकि यही करार हुआ था। नेहरू ने कहा कि तुम कश्मीर पे हमला बंद कर दो, हम तुम्हारा पैसा दे देंगे। जिन्ना ने कहा हमारे आदमी नहीं है। तो फिर लोगों ने कहा कि इतने सिस्टमैटिक तरीके से तुम्हारे तरफ से क्यों लगातार धड़ल्ले से लोग चले आ रहे हैं। और जिन्ना ने इस बात को माउंटबेटन के सामने एक्सेप्ट किया था कि हमारे ही लोग हैं। ऐसे में जब किसी भी तरह की सुनवाई नहीं हो रही थी तो सरदार पटेल और नेहरू ने कहा कि हम पैसा नहीं देंगे। तब जाकर के जिन्ना के कहने पर गांधी ने माउंटबेटन से मुलाकात करके एक तरह से जिन्ना का एजेंट बन करके गांधी जाकर के नैतिकता की बातें उस व्यक्ति से कर रहा है जिसने भारत को बांटने में अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका गांधी के बाद निभाई थी। और फिर गांधी तय करता है कि मैं अब जा रहा हूं और कल से मैं आमरण अनशन पे जाऊंगा। मूलतः गांधी के दो डिमांड्स थे, 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दो और हिंदुओं से दिल्ली के मस्जिदें, मकबरों इत्यादि को खाली करवाओ। लेकिन लोगों के बीच में जो आक्रोश था उसे देखते हुए गांधी ने इसे एक आवरण दे दिया। कैसा आवरण दिया? मैं सांप्रदायिक सौहार्द, लोगों के बीच में भाईचारा बना रहे, हिंदू मुसलमान के बीच में एकता रहे, इसके लिए अनशन कर रहा हूं। तुम दंगे रोक दो, मैं अनशन खत्म कर दूंगा। लेकिन इन जो बड़े बड़े जो देखने में मानवतावादी शब्द लगते हैं उनके बीच में गांधी ने अपना एजेंडा डाल दिया। जो एजेंडा गांधी का तो था ही, वो जिन्ना का भी था और माउंटबेटन का भी था। और ठीक यहीं से
हमारे इस श्रृंखला के मुख्य पात्र की कहानी शुरू होती है। जिस दिन 12 जनवरी 1948 को गांधी माउंटबेटन से निकल करके और फिर इस बात को अनाउंस करने वाला होता है कि मैं आमरण अनशन करने जा रहा हूं, उस बीच में ही माउंटबेटन के जरिए इस खबर को पूरी दुनिया में फैला दिया गया। और ठीक उसी समय दिल्ली से सैकड़ों मील दूर महाराष्ट्र के पूना में हिंदू राष्ट्र नामक दैनिक समाचार पत्र के संपादक नाथूराम गोडसे और उस अखबार के मैनेजर नारायण आप्टे बैठ करके अगले दिन अखबार में क्या छपेगा, कौन कौन सी सामग्रियां किन किन क्रमों में आएंगी, इस पर वो मंत्रणा कर ही रहे थे कि अचानक टेलीप्रिंटर पर एक खबर आती है कि गांधी कल से आमरण अनशन करने जा रहा है और उसके ये अमुक 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 डिमांड है। इसके पहले तक नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे ने यही तय किया था कि नेहरू, गांधी, जिन्ना ने जो गलतियां की हैं उसे हम अपने जीवन तक और उसके बाद भी भारत को फिर से अविभाजित भारत करने के लिए, विस्तृत भारत करने के लिए हम प्राणपण से लगे रहेंगे। और इसके लिए वे अपना एक बृहद आंदोलन की तैयारी, और उसी तैयारी के तहत ये हिंदू राष्ट्र समाचार पत्र समर्पित था उनका। तो उनके दिमाग में अभी गांधी जो है सिर्फ एक खलनायक था, लेकिन गांधी को लेकर के किसी भी अंतिम निर्णय तक वे नहीं पहुंचे थे। लेकिन 12 जनवरी को जैसे ही टेलीप्रिंटर पर गांधी के आमरण अनशन की खबर आती है, ठीक उसी समय इन दोनों ने तय कर लिया कि अब हमें एक अंतिम कदम उठाना होगा, और वो अंतिम कदम होगा गांधी वध का, राष्ट्र शत्रु वध का। हमें जान लेना चाहिए, ज्ञातव्य है कि नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे का हिंसा, हत्या और किसी भी तरह के अपराध से दूर दूर तक लेना देना नहीं था। इन्होंने बहुत अधिक विवशता में जाकर के निर्णय लिया कि आखिर इस व्यक्ति का हम करें क्या। अगर उनके पास रंच मात्र भी एक विकल्प होता कि इसे रोका जा सकता है, कोई एक आशा की किरण ऐसी दिखती कि इस व्यक्ति के इन खतरनाक मंसूबों को किसी भी तरह से रोका जा सकता है, रुकवाया जा सकता है, तो वे उसका प्रयास करते। लेकिन इन्होंने देखा कि सारे दरवाजे बंद हैं। तब इन्होंने अचानक एक निर्णय लिया कि नहीं, और ये निर्णय इन दोनों ने उस वक्त तो अकेले लिया, लेकिन बाद में कई साथी आ गए। उन सभी साथियों की कहानी इस श्रृंखला में आगे चलेगी। आज इस भूमिका वाले पहले भाग में मैं सिर्फ उस पृष्ठभूमि को आपके साथ साझा कर रहा हूं, जिस पृष्ठभूमि ने इन दोनों को राष्ट्र शत्रु वध यानी गांधी वध के लिए विवश कर दिया। मैं नहीं कहूंगा प्रेरित किया, विवश कर दिया, क्योंकि इनको लगा कि इस व्यक्ति को कौन समझाए। ये आदमी जो पाकिस्तान हमारे देश पर अभी हमला करके, यानी जब कश्मीर ने भारत में अपना विलय कर लिया है तो हमारे ऊपर ही तो हमला हुआ, और हमला करके और उसे रोज बढ़ावा दे रहा और कह रहा है कि हमें 55 करोड़ रुपए दो, जिससे कि हम अपने आप को और मजबूती के साथ तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए तैयार कर सकें। और ये व्यक्ति नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा है। ये उन हिंदुओं को नैतिकता की पाठ पढ़ा रहा है जो वहां से लुट करके, पिट करके, कट करके, मर करके अपनी ही आंखों के सामने अपना सब कुछ समाप्त होता हुआ देख करके आए हैं। वैसे लोगों को ये कह रहा है कि तुम्हें वापस चले जाना चाहिए, और उन लोगों के बीच में जो पशुओं के बाड़े में लगभग खचाखच दबा दबा करके भर भर के रखे जा रहे थे, उनके मन में एक दहशत था कि इसी गांधी के कहने पर देश का बंटवारा हुआ, और कल इसी गांधी के कहने पर हमें हमारे देश से निकाला भी जा सकता है, हमें फिर से पाकिस्तान भेजा जा सकता है, जहां हमने अपनी आंखों के सामने मौत का नंगा नाच देखा है। तो उनके अंदर का जो भय था वो सहज था, उनका आवेश सहज था, उनके अंदर जो क्रोध था वो सहज था। लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग सिर्फ क्रोधित हो रहे थे, नारे लगा रहे थे, गांधी के विरोध में अपनी बातों को कह रहे थे। लेकिन उनमें से किसी ने एक एक्सट्रीम डिसीजन पर अपने आप को लाने का फैसला नहीं लिया था, और ये किया उन लोगों ने जो प्रत्यक्ष रूप से इससे प्रभावित नहीं थे, यानी नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे। मैंने शुरू में कहा था कि बंटवारे के दंश को भूलना आसान नहीं है। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे इस दंश को कभी भूल नहीं सके अपने जीवन में, और आज भी हम उस दंश को कभी भूल नहीं सकते।
उनका प्रयास था कि हम भारत को फिर से एकीकृत कर दें। और इसी प्रयास में जो सबसे बड़ी बाधा गांधी के रूप में उस समय खड़ी हो गई, उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सनकी व्यक्ति 55 करोड़ रुपए देने की आड़ में कुछ और भी खतरनाक घटनाओं को अंजाम देने के लिए आतुर हो जाए और नेहरू और पटेल और इस माउंटबेटन के रहते हुए ट्रांसफर ऑफ पावर रूपी जो खतरनाक तलवार लटक रही थी डोमिनियन स्टेटस की, उसके रहते हुए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उस समय बहुत नाजुक था और तमाम तरह की आशंकाओं वाले समय में कुछ भी हो जाना असंभव नहीं था। तो इन्होंने कहा कि अब चाहे जो हो जाए, इस व्यक्ति को तो इस धरती पर नहीं रहने दिया जाएगा। और जिस समय इन लोगों ने उस समाचार को देखा, और विडंबना देखिए, इन दोनों व्यक्तियों की भाग्य की विडंबना ये थी कि ये अखबार के संपादक और मैनेजर थे। अपने ही अखबार में छपने वाली उस खबर को इन लोगों ने अपने जीवन के एक बहुत बड़े डिसीजन के रूप में बदल दिया। यानी वो खबर तो छपी ही, लेकिन साथ साथ इन लोगों ने उस खबर को छाप करके एक अपने जीवन के अंत पर भी मुहर लगा दी, क्योंकि इन्हें पता था कि गांधी को मारने का मतलब सिर्फ गांधी को मारना नहीं है, अपने आप को भी खत्म कर लेना है, जो कि हो करके ही रहा। नाथूराम गोडसे एक नायक की कहानी श्रृंखला की पहली कड़ी में इतना ही। हम आगे इस कहानी को जारी रखेंगे। नाथूराम गोडसे के बचपन से लेकर के गांधी वध से लेकर के उसके फांसी और बाद की कुछ घटनाओं की चर्चा इस श्रृंखला में करेंगे। लेकिन आज के इस जो प्रस्तावना वाली जो कड़ी